जब तक बाल शोषण होता रहेगा तो आप कैसे कहेंगे मेरा भारत महान। ये नारा बिल्कुल गलत है। इस नारे को आप तब लगाइए जब यहाँ महिलाओं के शोषण होने बंद हो जाए और सबसे पहले बाल शोषण होना बंद हो जाए। ऐसा नहीं, और सरकार के दबाव में तो होती ही है। सरकार तो उसको गठित ही करती है। जिस संस्था को गठित ही सरकार कर रही है तो सरकार का दबाव तो होगा ही। इसीलिए मैं जो मानता हूँ, जो मेरे आदर्श पुरुष जिनको मैं मानता हूँ, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे इब्राहिम लिंकन जी, उन्होंने एक समय में ये कहा था अमेरिका के लिए, अमेरिका की तरक्की के लिए आप मुझे 60 ओनली, लाखों में नहीं कहा था, 60 मुझे शिक्षित महिलाएं दे दो तो मैं एक सुंदर अमेरिका का निर्माण कर दूंगा। फिल्म का लालच दिया, उनके साथ में रेप कर लिया। तो झूठे सच्चे कमिटमेंट करते हैं और सपने दिखाते हैं। ये फिल्म वालों का काम नहीं हो सकता। तो जैसा कि हमने बात की थी भूपेंद्र तितोरिया जी की, अब मेरे साथ में भूपेंद्र तितोरिया जी हैं और मैं उनसे बात करने से पहले थोड़ा उनके बारे में बताऊंगा। ग्रामीण क्षेत्र से भूपेंद्र तितोरिया जी आते हैं और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने से पहले एक छोटे से गांव में दूधिया का काम करते थे, यानी 2 भैंसों से उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की। उनका दूध इकट्ठा किया, डेयरी तक पहुंचाया और फिर उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्र में अपने क्षेत्र का सेंटर कब्जा लिया, यानी कि डेयरी का सेंटर। उससे जो कदम रखा फिल्म इंडस्ट्री में भूपेंद्र तितोरिया जी ने, कुछ इस कदर किस्मत चमकी कि अब देहाती फिल्मों में उनको स्टार के पद पर रखा जाता है। कोरोना चला, कोरोना में लोगों ने वैक्सीन की डिमांड की अलग अलग तरीक़ों से। किसी ने ऐड बनाए तो किसी ने मूवी। भूपेंद्र तितोरिया जी ने एक मूवी सब्बों के साथ में बनाई जिसका नाम था वैक्सीन लगाओ कोरोना में। इसी फिल्म को देखकर महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उनको सम्मानित किया। तो चलिए बगैर किसी देरी के हम बात करते हैं भूपेंद्र तितोरिया जी से और शुरुआत करते हैं उनके जन्म से लेकर और अब तक के समय के सफ़र की। किस तरह से उनका सफ़र फिल्मों की तरफ मुड़ा और कहां से शुरुआत हुई। तो सबसे पहले भूपेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं इंडिया ऑफ ड्रीम्स के रिपोर्टर और इस चैनल का वेलकम करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, आज वो मेरा इंटरव्यू निकाल रहे हैं। सेकेंडरी जो मेरे बारे में देख रहे हैं या देखेंगे, उसमें पब्लिक का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जी धन्यवाद। सबसे पहले भूपेंद्र जी आपसे सवाल ये कि आप आते कहाँ से हैं और जीवन का जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो कैसी रही, और गांव से उठकर फिल्म इंडस्ट्री में आ जाना, एक दूधिया से एक स्टार बन जाना, कैसा सफ़र रहा, कितनी कठिनाइयाँ हुई और क्या क्या मिला। देखिए सर, कठिनाइयाँ तो बहुत हुई क्योंकि फादर मेरे काफ़ी टाइम पहले एक्सपायर हो गए थे और घर की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो गांव में भैंस का दूध निकलवाते थे, घर घर जाकर उसको बेचते थे, किसी आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो। फिर भगवान की दया से हमने मेहनत की, काम बढ़ता चला गया तो दूध का सेंटर भी हो गया, काफ़ी बड़ा काम हो गया। फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया और दिल्ली में मैंने थिएटर किया और 2004 में श्री राम सेंटर, जिसका एशिया में पहले नंबर पे NSD और श्री राम सेंटर आते हैं, वहाँ से 2004 में मैंने पास आउट किया, रेपेट्री भी किया। और वहीं से मेरे दोस्त जो आज फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा नाम है, राजकुमार राव, वो और मैं श्री राम सेंटर में एक ही बैच किए थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी वो NSD में थे और वो मुझे गाइड करते थे, उनकी वजह से ही मैं थिएटर में गया। क्योंकि पहले दिन से ही मेरे मन में कुछ नया करने की थी। मैं थिएटर कर रहा था तो एक बार मेरी मुलाकात सबसे पहले सुमन नेगी जी से हुई। उनको देख के मुझे लगा यार ये तो हीरोइन है, और मुझे एकदम में लगा कि ये तो बहुत ऊपर जाएगी। तो मैंने उनसे बात की कि आप हीरोइन बनना चाहती हो तो मैं आपका कुछ करा सकता हूँ। उससे पहले तक मेरे मन में कुछ भी नहीं था, अपने लिए बिल्कुल भी नहीं था कि मुझे फिल्म में काम करना है, कुछ भी। मैं तो रास्ता तलाश कर रहा था थिएटर के माध्यम से कुछ भी। तो मेरे दोस्त हैं उत्तर कुमार जी, फिल्म बना रहे थे, तो उनसे मैंने सुमन जी की मुलाकात कराई।
तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा। फिल्म बनी, फिल्म धाकड़ छोरा सुपर डुपर हिट हुई। मैंने भी इसमें मुख्य विलेन का किरदार निभाया था, कमरुद्दीन। मेरे काम को भी काफ़ी तारीफ़ मिली, काफ़ी सराहा गया। उसके बाद मैंने काफ़ी फिल्में की, धाकड़ छोरा 2, करमवीर, बुद्धूराम, पारो तेरे प्यार में, हैकर, काफ़ी फिल्में की। उसके बाद मैं 2011 से और सुमन जी भी मुंबई में शिफ्ट हो गए, तो वहाँ पर भी अपना बिजनेस चलता है, तो काम लेकिन हमारा रेगुलर रहा। तो मैंने एज ए प्रोड्यूसर भी काफ़ी पिक्चरें की। जैसे आपने बताया कि फिल्म बनाई वैक्सीन लगवाओ कोरोना भगाओ, मेरा मकसद था मैसेज देने का और पब्लिक को जागरूक करने का, क्योंकि पिछले दिनों एक धारणा थी ख़ास तौर पे मुस्लिम लोगों में, भाई वैक्सीन नहीं लगवानी, इससे तो पता नहीं क्या बीमारी हो जाए। तो सरकार उसकी पब्लिसिटी के लिए काफ़ी खर्च कर रही थी। तो मुझे लगा हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम समाज को जागरूक करें। तो जैसे मैंने वो फिल्म बनाई, बहुत अच्छा उसका रेस्पॉन्स आया। वो मुझे महाराष्ट्र के राज्यपाल ने राजभवन में बुला के भगत सिंह कोश्यारी जी ने प्रमाण पत्र दे के सम्मानित किया, जो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ऐसा रहा। और ये कठिनाई है, तो जो जीवन की कठिनाई है वो तो पूरे जीवन चलती ही रहनी है, पर पहले से बेहतर स्थिति है। और मेरा एक ही सपना है, दूसरा कुछ नहीं। मुझे इस समाज ने सब कुछ दिया, नाम, शोहरत, थोड़ा 2 रुपये पैसा भी है, अपना बढ़िया कारोबार मेरा चल रहा है। तो अब मैं इसको ब्याज के साथ कैसे समाज को लौटाऊं, मैं हमेशा ऐसे सोचता रहता हूं। इसीलिए मैंने नेताजी एक फिल्म बनाई, उसका भी प्रोड्यूसर मैं था, मैं और सुमन जी थे। वैक्सीन लगवाओ कोरोना भगाओ, उसके प्रोड्यूसर हम दोनों ही थे। अभी भी 2 फिल्में हमने ख़त्म की है। रूह, जिसमें रूह में दिखाया गया है कि आज भी शिक्षा की कमी बहुत ज़्यादा है। मेरा सरकार से भी ये विनम्र निवेदन है कि शिक्षा फ्री की जाए, जितना भी कोई पढ़ना चाहता है वहाँ तक। मैं ये नहीं कहूँगा लड़कियों के लिए, मैं कहता हूँ सबके लिए फ्री की जाए। और समाज को मैं ये कहना चाहूँगा, उनके परिवार वालों को ये कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को शिक्षित करो, चाहे एक टाइम की आपको घर में खाने की रोटी भी ना मिले। रोटी से ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा, शिक्षित करो। ये मैं तो हर फिल्म से, तो उसमें भी यही दिखाया है, चूँकि शिक्षा की कमी है, जातिवाद है, और अच्छा भाई लड़का लड़की का प्यार हो जाता है, वो लड़की को घर वाले मार देते हैं शादी से पहले, एक हम अपने लड़के से शादी नहीं हो, उसकी आत्मा भटकती रहती है। फिर ऐसा दिखाया है कि लोग आज के इस युग में भी तांत्रिकों के चक्कर में लगे रहते हैं। कौन बाबा, कौन तांत्रिक, क्या होता है, कुछ भी नहीं। फिर वो तांत्रिक के पास जाते हैं, तांत्रिक अपने तरीके से शोषण करता है, घर के 4-5 लोगों का मर्डर हो जाता है, तो आत्मा भटकती रहती है। मतलब ये सब जो अंधविश्वास से बचे। अगर आदमी शिक्षित होगा तो अंधविश्वास से कोसों दूर होगा। दूसरी फिल्म बनाई है सुमन जी के साथ में, धाकड़ हीरोइन, बहुत अच्छी रोमांटिक कॉमेडी मैसेंजर पारिवारिक फिल्म है। मैंने इसमें डायरेक्टर का रोल किया है। तो मेरी सबसे पहले प्राथमिकता होती है मैसेज देना, दूसरी प्राथमिकता होती है रियल दिखाना। मैं ड्रामेटिक पे किसी पे भी विश्वास नहीं करता। तो जैसे मैंने कहा, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, मुझे समाज ने बहुत कुछ दिया, अब मैं समाज को कैसे भी आज के साथ वो लौटाऊँ, ये मेरा मकसद है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपके माध्यम से मुझे इस लायक बनाए, ताकि मैं समाज के लिए कुछ कर सकूँ। बिल्कुल। देखिए, भूपेंद्र जी की जब बात आती है तो भूपेंद्र जी अपनी फिल्मों में जब रोल अदा करते हैं तो मुख्य जो किरदार रहता है वो विलन का किरदार निभाते हैं। धाकड़ छोरा में भी इन्होंने विलन का ही रोल निभाया था। हालांकि मैंने पहले से बता दिया है कि भूपेंद्र तितौरिया जी को धाकड़ छोरा से पहचान मिली एक सब्बू जैसी नाम की ही, जो था कमरू। कमरू का रोल एक विलन का रोल था, और विलन का रोल करते ही ये छाए फिल्म इंडस्ट्री में, और बहुत सारी मूवी इन्होंने बनाई हैं जिनका मोटिव रहता है समाज को, सोसाइटी को वही मीडिया वाला काम कि सच्चाई का आईना दिखाएं, सच्चाई से रूबरू कराएं। और सच्चाई को बेधड़क बोलने वाले यदि कोई विलन हैं तो वो कमरू जी हैं, यानी कि भूपेंद्र तितौरिया जी।
अब बात कर लेते हैं, जैसे सुमन नेगी जी ने बताया था कि महिलाओं को हर जगह शोषित किया जाता है, हर जगह उनका शोषण किया जाता है। तो क्या कबरू जी, क्या भूपेंद्र तितौरिया जी कहते हैं इस बारे में? किस तरह से देखते हैं फिल्म इंडस्ट्री को महिलाओं के क्षेत्र में, कि महिलाएं जब, लड़कियां जब इस क्षेत्र में आती हैं, इस इंडस्ट्री में आती हैं, तो किस तरह से शोषण होता है या नहीं होता है? कमरू जी, सवाल आपसे यही कि जैसे ही फिल्म इंडस्ट्री को बदनामी की नज़रों से देखा जाता है, क्या हकीकत है और क्या नहीं, कुछ बताएं। देखिए, मैं 100% मानता हूँ कि शोषण होता है। क्योंकि आप किसी भी इंडस्ट्री के कोई बड़ा नाम ले लो, जैसे एस चोपड़ा जी हैं, वो अच्छे थे, मैं मानता हूँ। तो ऐसे और भी वहाँ से 36 लोग हैं जो अपने चैनल पे भी देखते रहते हो, उसके साथ में शोषण हो गया, उस लड़की के साथ में फिल्म का लालच दिया, उनके साथ में रेप कर लिया। तो झूठे सच्चे कमेंटमेंट करते हैं और सपने दिखाते हैं। ये फिल्म वालों का काम नहीं हो सकता, क्योंकि फिल्म वाले, जैसे मैंने कहा है, वो उनको लोग इंटेलेक्चुअल लोग मानते हैं। तो उनकी जिम्मेवारी बनती है कि समाज को कुछ दें, ना कि उनसे गलत तरीके से किसी लड़की का दिल दुखाएं और उनका शोषण करें। 1-2% अच्छे हैं, लेकिन 1-2% की गिनती कहाँ होती है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा, उससे भी पहले लड़कियों को खुद भी सुधरना पड़ेगा। मैंने ऐसा सुना है आज तक, लड़कियों में एक सिक्स सेंस ऐसा होता है जो पुरुषों से ज़्यादा होता है। वो किसी से बात करती है तो उन्हें पता लग जाता है कि ये किस मानसिकता से हमारे से बात करता है। किसी से अगर वो छू लेती हैं, उनको कोई छू लेता है तो उनको पता लग जाता है कि इसकी वो क्या। तो लड़कियों को खुद भी इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। लड़कियों को भी शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा शिक्षित होना चाहिए। अगर लड़की शिक्षित होगी तो किसी के वो झांसे में नहीं आएगी। इसीलिए मैं जो मानता हूँ, जो मेरे आदर्श पुरुष जिनको मैं मानता हूँ, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इब्राहिम लिंकन जी, उन्होंने एक समय में ये कहा था अमेरिका की तरक्की के लिए आप मुझे 60 ओनली, लाखों में नहीं कहा था, 60 मुझे शिक्षित महिलाएं दे दो तो मैं एक सुंदर अमेरिका का निर्माण कर दूंगा। मकसद ये था ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो। शोषण होता है, ये बिल्कुल सही बात है, पर इसके कहीं ना कहीं जिम्मेवार हम भी हैं, यानी जेंट्स भी हैं, लड़कियां भी हैं। लड़कियां बहक सकती हैं, पर हमारी डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो इस तरह के हैं, उनकी ये ड्यूटी बनती है, उनको समझाना चाहिए। इस तरह के गलत सलत कमेंटमेंट नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये ना ही तो ऑफिस है, ऑफिस में कुछ हो गया तो बच जाएंगे, ना ही ये कोई दूसरे तरीके का ऑफिस है। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल लोगों की कैटेगरी में जा रहे हो जो टॉप लेवल में माना जाता है, तो आपका व्यवहार भी टॉप लेवल में ही होना चाहिए। अब आपने बोला कि महिलाओं के शोषण की बात, वो तो है, पर मैं उससे भी भयंकर मानता हूँ जो बाल शोषण होता है। मैंने आपकी वीडियो देखी, देख के मेरी भी आँख खुली और मुझे भी, मेरे माइंड में भी आइडिया एकदम क्लिक किया। मैं हर मुद्दे पे फिल्म बनाता हूँ, मैं क्यों ना इस मुद्दे पे भी फिल्म बनाऊँ। बाल शोषण, मैं इसको मानता हूँ महिला शोषण से कहीं ज़्यादा भयंकर ये है, क्योंकि अगर बाल शोषण हो गया तो उसके सारे अधिकार छिन गए। और हमें ये अधिकार संविधान भी देता है और वो पैदा करने वाला भगवान भी देता है कि कम से भी कम हम अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, आज़ादी से रहें और शिक्षित बने। तो मेरी ये भी एक रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से सरकारों से भी, सबसे पहले बाल शोषण पे ध्यान देना चाहिए। बाल शोषण नहीं होना चाहिए। जब तक बाल शोषण होता रहेगा तो आप कैसे कहेंगे मेरा भारत महान? ये नारा बिल्कुल गलत है। इस नारे को आप तब लगाइए जब यहाँ महिलाओं के शोषण होने बंद हो जाए और सबसे पहले बाल शोषण होना बंद हो जाए, तो तब बोलिए मेरा भारत महान। जी बिल्कुल। हमारा मोटिव रहता है कि एक हमने शो बना रखा है जिससे हम लोगों को जागरूक करते हैं, छोटी छोटी स्टोरियाँ बनाकर।
उसी एक स्टोरी है मुजफ्फरनगर पे जो बनाई गई है बाल श्रम को लेकर, जिसमें बच्चे नशा कर रहे हैं और किसी दुकानदार के यहाँ जो है मजदूरी कर रहे हैं। तो उस तरह की फिल्मों से एक छोटा सा इनको भी टॉपिक मिल गया था भूपेंद्र तितोरिया जी को कि इस पर भी फिल्म बननी चाहिए। इनके लिए मैं चाहूँगा कि धन्यवाद करूँ मैं इनका। बात कर लेते हैं इससे आगे की। भूपेंद्र तितोरिया जी, बातें तो बहुत हैं लेकिन समय थोड़ा कम है आपके लिए, आपको जाना भी है। फिल्मी दुनिया आपने बताया, खामियां तो बता दी हैं, लेकिन फिल्मी दुनिया असलियत में है क्या? क्या कुछ खूबियां भी रखती है फिल्मी दुनिया? 100% खूबियाँ ही रखती हैं। ये तो एक गांव की कहावत है, गेहूं में करंजवे पैदा हो गए। गेहूं पैदा होता तो एक वो काला सा होता है जो दूसरों को भी खराब कर देता है। फिल्म एक माध्यम है जो सच को आईना दिखाता है। कैसे हमें जो हमारी बुराइयां हैं, हमारे समाज की बुराइयां हैं, वो फिल्म के माध्यम से हम सरकार के सामने तक ले जा सकते हैं, जनता के सामने तक ले जा सकते हैं। ये दोष है, इस दोष को दूर करने की ज़रूरत है। और ये भी सबसे पहले कहता हूँ, खाली सरकारों की जिम्मेवारी नहीं है इस दोष को दूर करें, ये समाज की भी जिम्मेवारी है। बहुत सारे लोग आपने देखो NGO बनाते हैं, सरकार से पैसा लेते हैं, जी हम ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, ये अभियान चला हुआ है, सब ठगी करते हैं। बताओ ना किसने क्या कर दिया। तो फिल्म तो सच का एक आईना है जिससे समाज सुधरता है और फिल्म देख के काफ़ी लोग इम्प्रेस होते हैं, एक्टरों की बात, स्टारों की बात सुनते हैं। तो ये तो माध्यम है, इससे समाज को सुधारा जा सकता है। क्या फिल्म इंडस्ट्री में सरकार का भी दबाव आ जाता है कभी कभी? इसी फिल्म को जैसे रिलीज करना है और सरकारों का दबाव आ जाता है कि इसको रोक दीजिए, इसको रिलीज नहीं होने देंगे। जैसे मैं बात करूं तो एक फिल्म बनाई थी जैक्सन ने जिसका नाम था एक उड़ान हौसलों से भरी, उसको सेंसर बोर्ड ने रोक दिया था, रोक लगा दी थी। क्या कभी ऐसा हो सकता है या होता है? देखिए, सेंसर बोर्ड की बात कीजिए, ठीक है, सेंसर बोर्ड है, वो तो कई बार बहुत सारी सही चीज़ों को रोक देते हैं। सेंसर बोर्ड ने तो खुद मैंने फिल्म दिखाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 बार उसको सेंसर बोर्ड से उन्होंने फेल कर दिया। ये सीन काटो, ये सीन काट दो। जो रिक्वायरमेंट है, जो सच की रिक्वायरमेंट है, अगर मैं उसकी आत्मा ही मार दूंगा तो फिल्म में बचा क्या फिर? तो सेंसर बोर्ड क्या है, ठीक है, पास करती है, एक अथॉरिटी है, वो ठीक है, पर वो कोई इतना बहुत बड़ा कि सत्यता का उसने सर पे टिकट दे दिया आपको, वो ऐसा नहीं। और सरकार के दबाव में तो होती ही है, सरकार तो उसको गठित ही करती है। जिस संस्था को गठित ही सरकार कर रही है तो सरकार का दबाव तो होगा ही, तो इसमें तो हो सकता है दबाव। तो एक आखिरी और अंतिम सवाल हम पूछना चाहते हैं आपसे भूपेंद्र तितोरिया जी। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जब आए आप, तो फिल्मी जो सेट लगा था और कैमरे के सामने जब पहली बार आ रहे थे, या अचानक से सब्बू जी की तरह आना हो गया, या पहले से मन था, तो कुछ क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? पहले से मन था, पर वो मन में ही था, क्योंकि गरीब परिवार से तो कभी हिम्मत नहीं कर पाई। जैसे सुमन जी मिली, सब्बू जी मिली, इनके माध्यम से मुझे लगा कि मेरा भी सपना साकार हो जाएगा। ये वो एक लालसा, मैंने इनको तो बोला आप हीरोइन बन जाओगे, वो बन जाओगे, पर कहीं ना कहीं मैं अपनी जो मन की बात थी वो मैं प्रकट कर रहा था कि शायद आपके माध्यम से मेरे लिए चीज़ें ईजी हो जाएं। वो एक लालच था, और उसमें लालच में कोई ऐसी बुराई भी नहीं है। तो ये हीरोइन बनी तो मुझे भी विलेन का रोल मिल गया, उसमें किया। फिर ये मेरे सौभाग्य की बात है कि आज तक मैंने जो भी रोल किए वो पब्लिक ने उनको सराहाया है, क्योंकि मैं हमेशा जो है ना सत्य पे भरोसा करता हूँ। एक्टिंग भी के बारे में मैं क्या सोचता हूँ कि एक्टिंग क्या है, एक्टिंग जो है एक 100% झूठ है, जिसको हम कोशिश करते हैं कि इसको सत्यता के नज़दीक कितने % में ला सकते हैं। जितने % में भी हम ला सकते हैं, 100% तो नहीं ला सकते। 100% हो गए तो माना मरा हुआ कोई करेक्टर दिखाना तो मर ही गया, पर आप जितने % तक उसके नज़दीक जाते हैं तो आप सफल अभिनेता है। झूठ पे
झूठ को आप सच में परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं। हाँ, मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं, आज मैं जहाँ हूँ वो सुमन नेगी की बदौलत हूँ, इनका मुझे बहुत सहयोग मिला है। जी धन्यवाद भूपेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। तो बातें चल रही थी फिल्म इंडस्ट्री की, यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई, राजनीतिक गतिविधियों पर भी प्रश्न चिन्ह लगे और पता चला कि सेंसर बोर्ड जो है वो भी कभी कभी दबाव में आ जाता है। हालांकि पिछले गत वर्षों से कुछ मीडिया चैनल्स बता रहे हैं कि मीडिया का यदि काम कोई अपना बखूबी निभा रहा है पूरी ईमानदारी से, तो वो फिल्मी दुनिया है, फिल्म इंडस्ट्री है। आज फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से बात करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि क्या फिल्मी दुनिया में होता है और किस तरीके से कितना कुछ वो झेलते हैं और उस झेलने के बाद सोसाइटी को फिर भी संदेश देते हैं सोसाइटी ठीक हो और नारी शोषण, बाल शोषण इनको बंद करे।